प्रिय छात्रों, आज जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ फंगस के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके पास यदि नोटबुक है तो अपने पास रखें, कलम भी अपने पास रखें। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है यदि आप पढ़ ले रहे हैं तो इसे नोट भी कर लें। साथ ही साथ मैं आपको एलोबोरेट करके बताऊंगा, उसे भी आप नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। वीडियो शुरू से आखिर तक देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, वो लोग भी शुरू से आखिर तक देखें जिससे उनका भी लाभ अधिक से अधिक हो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हास्टोरियम ऑब्लिक हास्टोरिया। हास्टोरिया प्लूरल है, हास्टोरियम सिंगुलर है। आप जानते हैं फंगस जो होता है कीमो हेट्रोट्रॉफ होता है। ख़ास तौर से जो प्लांट पैथोजेंस होते हैं उनके माइसेलियम पौधे के ऊपर रहते हैं, जिसे पिछले क्लास में मैं बताया था। इक्टोफाइटिक माइसेलियम जो पौधे के सतह पर फैलते हैं और चुस्कांग भेज करके पौधे की कोशिका से भोजन प्राप्त करते हैं और ऊपर ही फैलते हैं। उनके स्पोर्स भी पौधे के सतह पर ही फैलते हैं। इक्टोफाइटिक माइसेलियम मैं पिछले क्लास में बताया था, फिर एक बार बता दे रहा हूँ। जितने पाउडरी मिल्ड्यूज हैं, इरिसाइफेल्स ऑर्डर के जितने भी सदस्य हैं वो इक्टोफाइटिक माइसेलियम बनाते हैं। आप देख रहे हैं, ये फिगर आप देखें, इसमें माइसेलियम होस्ट सरफेस के बाहर दिख रहा है और ये हास्टोरिया भेज दिया है प्लांट सेल में, और ये हास्टोरिया भोजन एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर की माइसेलियम को देते हैं और माइसेलियम ऊपर बढ़ती रहती है। जगह जगह एप्रिस्टोरिया भी बनाते हैं ये, और इक्टोफाइटिक रूप से बढ़ते रहते हैं, पौधे के सतह पर बढ़ते रहते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। बहुत से फंगस हैं जो इंडोफाइटिक होते हैं। इंडोफाइटिक मतलब इनकी माइसेलियम पौधे के एपिडर्मिस, होस्ट एपिडर्मिस के नीचे फैलते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, इंटरसेलुलर माइसेलियम और इंट्रासेलुलर माइसेलियम। तो जितने भी फफूद नेक्रोट्रॉफ होते हैं उनकी माइसेलियम इंट्रासेलुलर होती है, उनमें हास्टोरिया नहीं बनता है। उनका हाइफा डायरेक्ट सेल साइटोप्लाज्म में डूबे हुए होते हैं और इस प्रकार वो अपना भोजन लेते हैं। लेकिन जो फंगस पौधे में ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जैसे यहाँ मैं लिखा हूँ डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट फंजाई, फाइटोप्थोरा एक्सेट्रा, ये हास्टोरिया बनाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस में इनकी माइसेलियम बढ़ती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये इंटरसेलुलर है, एक कोशिका ये है, ये एक कोशिका है, एक कोशिका है। इन कोशिका के बीच में जो जगह है इसमें ये माइसेलियम फैल रही है, ये इंटरसेलुलर माइसेलियम है। चूँकि इनका कांटेक्ट डायरेक्ट होस्ट सेल से नहीं है, इसलिए आप देखिए यहाँ हास्टोरिया बनाए हुए हैं और ये हास्टोरिया भोजन एब्जॉर्ब करते हैं और फंगस को देते हैं, जिससे कि फंगस बहुत कोशिका के अंदर फैलता रहता है।
अब ये माइसीलियम कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, यूनिन्यूक्लिएट, यानी जो माइसीलियम सेप्टेट होते हैं उनमें एक एक कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियाई होता है, जैसा कि ऊपर मैंने दिखाया। यहाँ हर कंपार्टमेंट में देखिए एक एक न्यूक्लियाई हैं। ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कहे जाते हैं या यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। ऐसे आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है माइसीलियम कंटेन सिंगल न्यूक्लियस दैट यूजुअली फॉर्म्स पार्ट ऑफ हैप्लोफेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। तो ये फंगस के हैप्लोफेज जो लाइफ साइकिल का भाग होता है वहाँ माइसीलियम सेप्टेट और यूनिन्यूक्लिएट होती है, यानी वो मोनोकैरियोटिक होती है। तो अब दूसरा जो है यही मोनोकैरियोटिक माइसीलियम प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोटिक हो जाती है। हर कोशिका में दो दो न्यूक्लियाई, एक जोड़े में न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं जिसको हम डाइकैरियन कहते हैं। और ये बताता है कि ये डाइकैरियोफेज कंडीशन है लाइफ साइकिल में फंगस के। यहाँ मैंने डिप्लोफेज लिखा है, आप करेक्ट कर लीजिए। डिप्लोफेज कंडीशन आफ्टर कैरियोगेमी होती है। जो होमोकैरियोटिक माइसीलियम होती है, मैंने आपको बताया, वो न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियस होते हैं जेनेटिकली एक तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप के नहीं होते हैं। ऐसे माइसीलियम को होमोकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम भी होते हैं, जब माइसीलियम के अंदर प्रत्येक न्यूक्लियस में, या यदि वो सिनोसिटिक हैं फिर भी कई तरह के न्यूक्लियाई उसमें आनुवांशिक रूप से अलग अलग तरह के होते हैं, उनको हम हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया था डाइकैरियोटिक माइसीलियम। अब मैं आपको बताऊंगा मल्टी न्यूक्लिएट। जब फंगल हाइफा में दो से अधिक न्यूक्लियाई रहते हैं एक सेल में, तो उसे हम मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम कहते हैं। छात्रों, अब एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, होमोथैलिज्म और हेट्रोथैलिज्म। इस पर तो मैं आपका एक अलग से क्लास लूँगा, फिलहाल आज आप थोड़ा सा सुन लीजिए। द थैलाई monoecious and male and female sex organ occur on the same thallus is called homothelism। जब एक ही थैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं तो उनको होमोथैलिक फंजाई कहा जाता है। इनकी ये विशेषता होती है कि ये एक ही स्पोर से बने माइसीलियम से मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बना लेते हैं और स्वतः एक ही थैलस से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे फंगस शरीर होते हैं जिसे हम हेट्रोथैलिज्म कहते हैं। आप जानते हैं कि फंगस के शरीर को थैलाई कहा जाता है, थैलस कहा जाता है। ये फंगस जो हेट्रोथैलिक होते हैं उनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पर बनता है, जिससे इनको हम हेट्रोथैलिक फंजाई कहते हैं और इस कंडीशन को हेट्रोथैलिज्म कहते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि एक स्पोर से बना हुआ थैलस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। उन पर या तो दोनों सेक्स ऑर्गन बनते नहीं हैं, यदि बनते भी हैं तो वो सेल्फ कॉम्पैटिबल नहीं है होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को
निषेचित नहीं कर पाते हैं, फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। अतः ऐसे थैलस को हम हेट्रोथैलिक फंजाई कहते हैं। अब देखिए यहाँ यूनिन्यूक्लिएट माइसीलियम बनी हुई है और यहाँ देखिए यहाँ बाईन्यूक्लिएट माइसीलियम है, डाईकैरियोटिक माइसीलियम है। और ये जो अलग से आप देख रहे हैं ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, ये जनरली बेसिडियोमाइकोटिना के माइसीलियम में बनता है, जिसे हम क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। और ये क्लैम्प कनेक्शन कैसे बनता है, तो आप इस फिगर को देखें। यहाँ ये डाईकैरियोटिक माइसीलियम का ये टिप है, ये सेप्टेट है। यहाँ से ये आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ने के बाद एक लूप बना, ये देख रहे हैं। तो एक न्यूक्लियाई यहाँ पहुँच गया और एक न्यूक्लियाई यहाँ है। फिर इस फिगर में यहाँ आए तो यहाँ देखिए ये इसमें डिवाइड हो रहा है ये सेल, और इस फिगर में आप देखिए ये दो अलग चले गए और एक यहाँ आ गया। और फिर यहाँ एक सेप्टा फॉर्म हो जाता है, यहाँ एक सेप्टा फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से क्लैम्प कनेक्शन के माध्यम से बेसिडियोमाइकोटिना के कुछ सदस्यों में डाईकैरियोटाइजेशन होता है और माइसीलियम डाईकैरियोटिक रूप से फैलती रहती है। आज के वीडियो में छात्रों बस आपको मैं इतना ही बता रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ नई बात बताऊंगा। इस वीडियो में जो आपको न समझ में आया हो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। यदि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो तो आप आके मिल सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो दूसरे को भी देखने के लिए प्रेरित करें, जिससे अन्य छात्र भी लाभ उठाएं। धन्यवाद।